दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, तो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन फ्रिक्शन। पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, किसी एक साइकिल पे फ्रिक्शन किस व्हील पे किस डायरेक्शन में लगता है, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, वो सारा डिस्कस कर लिया आपने। इसमें मैं डिस्कस करूंगा, आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था एक मतलब एक ड्रम है जो रोल कर रहा है एक प्लैंक पे, इनफिनिट प्लैंक है, तो उसकी डायरेक्शन निकालनी थी कि जब वो ऊपर जा रहा है और जब वो नीचे आ रहा था, तो उस पे उस ड्रम पे या फिर उस व्हील पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा इस पूरे मोशन के दौरान, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको मतलब बहुत थ्योरी हो गई है, लास्ट में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर ही, उससे आपका मोस्ट ऑफ द डाउट जितने भी 90% क्वेश्चन है ना जो फ्रिक्शन पे बेस्ड होते हैं, जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करूं इक्वेशंस कैसे लिखूं, तो वो सारा एक बार डिस्कस करेंगे और अच्छे से, मतलब फिजिक्स और मैथ्स दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और लास्ट में एक गाना डेडिकेट करूंगा मैं फ्रिक्शन को, और वो काफी अच्छा गाना है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन के ऊपर कोई गाना नहीं है यार, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने, जो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इस पे ड्रम ये रोल कर रहा है इस पे, ऐसा मतलब मैंने इसको उसे फेंक दिया तो इसे रोल करता हुआ जाएगा इसका कुछ, ठीक है, और ये यहाँ तक जाता है और फिर वापस आता है, ठीक है, फिर ऐसे बनते हैं। इस पूरे मोशन के दौरान मैंने बोला था दिस इज t इक्वल टू 0 एंड दिस इज लेट्स से t इक्वल टू 5 सेकंड्स मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वो वापस लौट आता है, तो इस पहले तो इस दौरान निकालो इसका मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है। आई एम नॉट गोइंग इनटू मैथ्स, नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको फिजिक्स की फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ट्राई करेंगे कि इस पूरे मोशन के टाइम पे हो क्या है, और फिर थोड़ा फिजिक्स लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो पहले देखते हैं कि पहले इस पे आ जाओ। देखो, जब भी कोई फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिजिक्स में क्या होता है कि चंक्स में सॉल्व किया करो, डोंट ट्राई टू एनालाइज द एंटायर प्रॉब्लम एट वंस, क्योंकि वो मेरे से भी नहीं होती है। तो आप क्या किया करो, पहले देखा करो कि आपको कौन सा पार्ट सॉल्व करना है, पहले उसी पार्ट पे फोकस करो, उसके अंदर क्या हो रहा है, और उसके अंदर सारी एनएलएम हो गई, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स हो गए, मैकेनिक्स हो गई, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन हो गई, जो लगा सकते हो वो लगाओ, आंसर निकालो, फिर दूसरे पार्ट में मूव करो, समझ रहे हो, ग्रिड्स में डिवाइड करो। तो अभी अपन पूरा नहीं देखेंगे कि पूरे में क्या हो रहा है, अपन बस देखेंगे कि जैसे इसको किसी ने ऐसे करके छोड़ा उसके बाद क्या होगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा वो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको छोड़ दिया किसी ने, ठीक है, इसको छोड़ दिया, अब ये जा रहा है और ये रूल भी कर रहा है, ठीक है, जा रहा है और रूल कर रहा है। अब देखो जैसे इसको छोड़ा, अब इसके ऊपर कितनी फ्रिक्शन है, देखो इसका एबीडी बनाओ सबसे पहले। तो इसके ऊपर एक तो नॉर्मल लग रहा है, इस मतलब एक तो mg लग रहा है, mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ये इधर आएगा जो होगा mg, मान लेते हैं कि दिस इज थीटा, ठीक है। सो ये थीटा हो गया, तो अपन कैसे निकालते थे याद है, ये ऐसे करते थे। देखो अभी मैंने क्या बोला है, which is theta, this is theta। सो अब देखो ये मतलब ये ऐसे इधर जा रहा है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो दिस इज mg cos थीटा, एंड इधर जो लगेगा इस एक कंपोनेंट ऐसा आएगा mg का, which would be mg sin थीटा। अब mg sin थीटा cos थीटा कैसे लिखा, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ी मैथ्स करो, ठीक है। अब mg cos थीटा वाले कंपोनेंट को तो नॉर्मल बैलेंस आउट कर देगा, मतलब इस डायरेक्शन में ये जो प्लैंक है इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। अब ये रोल कर रहा है और मतलब ये इधर जा रहा है, तो इसकी अब देखो यहाँ पे अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन इधर लगेगा या फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगेगा। जब रूलिंग होती है ना, तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन क्या ट्राई करता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r करने का ट्राई करता है हमेशा। मतलब वो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, वो लोअर मोस्ट पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड जीरो करने की कोशिश करता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, समझो। तो उसके लिए हो सकता है वो मतलब कुछ अजीबोगरीब डायरेक्शन में लग जाए, जिसको आपको एक बार में फील ना है, तो मैं आपको यहाँ पे फील दिलाता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, मान लेते हैं सबसे पहले क्या मानेंगे कि फ्रिक्शन नहीं होता है। अपन को क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन को पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रिक्शन को हटाओ। तो मान लेते हैं कि ये प्लैंक जो है फ्रिक्शन लेस सरफेस है,
ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, और हमने इसको रोल कर दिया। अब मान लेते हैं स्टार्टिंग में जैसे ही इसको भेजा वो किसी स्पीड v इज इक्वल मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, उसके जस्ट बाद थोड़ा ऊपर जाते ही जैसे ही इन्होंने छोड़ा उसके बाद इसकी स्पीड जो भी ये कम होने लग जाएगी। ये कम होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हो? क्योंकि देखो अभी तो फ्रिक्शन नहीं है तो इसके इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नॉर्मल को mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी v इधर है या v स्पीड जो इधर है इसकी, इसको mg sin थीटा कम करने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो? अब ये रोल तो कर ही रहा है, अब देखो लेकिन अभी फ्रिक्शन नहीं है तो इसके ऊपर नेट टॉर्क जो है चारों के चारों फोर्सेस मतलब तीनों जो फोर्सेस हैं mg cos थीटा, mg sin थीटा और नॉर्मल, ये तीनों फोर्सेस इसके सेंटर से क्रॉस हो रही है। अब जब भी और अपन मान लेते हैं अपन टॉर्क किसके अराउंड निकालते हैं, सेंटर के अराउंड निकालेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फोर्सेस वहां से क्रॉस हो रही है तो अपन को उनका टॉर्क लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो? तो अब और मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इसके ऊपर नेट टॉर्क कोई नहीं क्रिएट कर सकता, मतलब ये इसी ओमेगा से घूमता रहेगा। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं इसका ओमेगा कुछ था, तो 10 मीटर पर सेकंड जो था दैट वाज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर, ये था, ठीक है स्टार्टिंग में। अब जैसे थोड़ा आगे गया 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड आगे गया तो mg sin थीटा जो है बोलेगा कि v को कम करो क्योंकि ये खींच रहा है नीचे, तो ये 10 मीटर पर सेकंड ये तो कम हो गया, बट अभी हमने बताया कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, माना अज्यूम किया, तो ये ओमेगा जो रहेगा ओमेगा इनटू आर, देखो आर नहीं चेंज हो सकता और ओमेगा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि टॉर्क क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब नेगेटिव अल्फा नहीं आ रहा है, मतलब नेगेटिव एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है वो आ नहीं रहा, तो ओमेगा इनटू आर तो सेम रहेगा, मतलब वो 10 रहेगा, बट स्पीड इसकी कम हो गई है। इसका मतलब क्या है, आर को कम किया नहीं जा सकता तो ओमेगा को कम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ओमेगा को उसी रिलेशन मतलब ओमेगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10 इनटू आर, 10 अपॉन आर, सॉरी जैसे ही ये 10 ये जो v है, सॉरी ये v अपॉन आर है, v 10 था तो 10 अपॉन आर था, v कम हो रहा है, एक मिनट में इसको हटा देता हूं, यार कंफ्यूज हो जाओगे। अब बात को समझो, फ्रिक्शन स्लाइडिंग रोकेगा तो v अपॉन आर, तो v कम हो रहा है, r सेम है तो ओमेगा भी कम होगा। ओमेगा कम कब होगा, जब एक एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, जिस तरह वो मूव कर रहा है उसको कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि v कम हो रहा है तो ओमेगा भी कम होगा। तो अभी तो फ्रिक्शन नहीं माना हमने, तो जो फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लाइड नहीं करता, उसी ओमेगा से ऐसे घूम रहा है बट स्लो जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है तेज, मतलब घूमेगा तेज बट जाएगा स्लो, क्योंकि v तो कम हो रहा है इसका ना, बट ओमेगा उतना ही है, फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो। अभी फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा भाई, मैं ओमेगा को भी कम करूंगा, जैसे ही जिस हिसाब से v कम होता रहेगा मैं इस रिलेशन को होल्ड करूंगा करवाऊंगा ताकि स्लाइडिंग ना हो, स्लाइडिंग ना होने के लिए v इक्वल टू ओमेगा इनटू r ये होना चाहिए। और भी इक्वेशंस बन सकती है बट नॉर्मली आपको क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको यही इक्वेशन लगेगी, ठीक है। अब देख अब क्या हो रहा है कि अब इसका मतलब क्या, ओमेगा को कम करना है। अब मान लो अब भूल जाओ, ये पूरा भूल जाओ, अब सिर्फ इसको देखो, इस चीज को देखो, कोई भी चीज ऐसे रोटेट कर रही है और ये सरफेस पे रखी हुई है, तो ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है, अब इसका ओमेगा कम करना है और फ्रिक्शन ही कम कर पा सकता है, तो फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए, F इधर होना चाहिए, F इधर होना चाहिए इसके ऊपर। आप खुद सोचो, सोच लिया, अब आंसर सोच लो। अब देखो F अगर इधर होगा, F अगर इधर होगा सोचो, तो देखो इसका जो टॉर्क है ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करता है, मतलब नेट टॉर्क जो होता है r क्रॉस f होता है, समझ रहे हो, मतलब r वेक्टर और क्रॉस f वेक्टर उसमें नहीं जाते। आप सोचो कि आप इसको इधर से ऐसे ऐसे करोगे तो ज्यादा तेज घूमेगा ना, मतलब फ्रिक्शन अगर इसके ऊपर इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में तो ये ओमेगा को बढ़ाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर इधर तो ओमेगा को कम करेगा, अल्फा क्रिएट करेगा, समझ रहे हो। आप करके देखिए ना एक बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको कोई भी चीज ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका अगर ओमेगा कम करना है, ठीक है, इस रिएक्शन इस चीज को होल्ड करवाना है तो फ्रिक्शन को आगे लगना पड़ेगा। अब देखो इधर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में ये, अब इसको v कम हो रहा है तो ओमेगा को भी कम करने के लिए फ्रिक्शन अगर इधर लगा तो इसको और तेज घुमा देगा, फ्रिक्शन को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, तो मतलब जो F का आएगा ये फ्रिक्शन अब अपवर्ड्स द प्लैंक, ठीक है, प्लैंक के ऊपर साइड, मतलब डाउनवर्ड्स नहीं अपवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ तो ये एनालिसिस अपन ने कर दिया, तो
फ्रिक्शन का ये की कॉन्सेप्ट है भाई, स्लिपिंग को रोकना है, मुझे कुछ भी करके स्लिपिंग को रोकना है, ठीक है। तो अभी अपन ने वही ब्रह्मास्त्र यूज किया, पहले तो फ्रिक्शन हटा दिया, फिर देखा क्या होता, और फ्रिक्शन उसको उसकी टेंडेंसी को कम करने के लिए ओमेगा को कम करेगा, और ओमेगा को कम करने के लिए उसको ऊपर लगना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में लग रहा था कि जाएगा तो ऊपर, तो फ्रिक्शन नीचे लगना चाहिए, पर ऊपर लग रहा है। तो जब चीजें घूमने लग जाती हैं, जब रोटेशन लग जाता है, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करता है। उसका कॉन्सेप्ट, उसका फंडा, उसकी नीयत जो है वो सेम रहती है, ओमेगा को कम कर देगा, बट थोड़ा सा ऐसा इंट्यूशन जो आती है उससे थोड़ा अलग बिहेव करता है, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन बिहेव नहीं करता, हम अलग टाइप के मतलब हम थोड़ा गलत सोचने लग जाते हैं, तो हमको लगता है कि फ्रिक्शन अलग तरह से बिहेव कर रहा है, बट फ्रिक्शन हमेशा म्यूचुअल स्प्रेडिंग को रोकने के लिए करूंगा, ठीक है। और ये B इज इक्वल टू ओमेगा आर कहां से आया वो मैं बताऊंगा, वो भी बता देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो। तो जब ऊपर जा रहा है, पूरे टाइम जब ऊपर जा रहा है, जब इसकी स्पीड v इक्वल टू, देखो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो v इक्वल टू 0 हो जाएगी अपर मोस्ट पॉइंट पे, तो फ्रिक्शन ऐसा लगेगा ना कि ओमेगा को भी 0 कर देगा। और अभी अपन अज्यूम करेंगे फ्रिक्शन इज मोर देन इनफ, दैट जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज मोर देन इनफ, समझ रहे हो, नहीं तो फिर स्लाइडिंग होने लग जाएगी, समझ रहे हो। फ्रिक्शन की भी लिमिट होती है, औकात है उसकी, उसके ऊपर भी लग सकता है, ठीक है, mu into n कहते हैं उसको, ठीक है, दैट इज द लाइक द लिमिट ऑफ फ्रिक्शन। तो जैसे यहाँ v इक्वल टू 0 होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ओमेगा 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आना चालू करेगा। अब देखो इतना समझ आ गया, इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, समझ आ गया तो मत नोट डाउन करो, ठीक है, रटो मत चीजों को, ठीक है। अब आप ऊपर जाते हैं, तो जैसे जब ये ऊपर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। अब देखो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, अब जब ये नीचे आएगा तब क्या होगा वो देखते हैं एक बार, ठीक है। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल है। तो अभी देखो, अब भाई साहब ऊपर पहुंच गए, ऊपर तो पहुंच गए, अब ऊपर से इनको नीचे भी तो आना है। इस इंस्टेंट में क्या है, इसका v इक्वल टू 0 है और ओमेगा इक्वल टू भी क्या है 0। अब वही सेम चीज है, इसका एबीटी बनाएंगे तो mg cos थीटा, इधर ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा नहीं बताऊं मैं, तो mg cos थीटा, और ये जो है ये mg sin थीटा, और एक नॉर्मल यहाँ से आएगा, तो मैं इसकी डायरेक्शन इधर बता रहा हूँ, ठीक है। अपन किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल ट्रांसपोज या मूव कर सकते हैं, तो इसी में नॉर्मल जो यहाँ लगेगा उसको थोड़ा ऊपर खींच दिया ताकि आपको लगे। अभी भी वही चीज है, तो और इन तीनों प्रोसेस में कोई क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए सेंटर के वो मतलब फ्रिक्शन को फिर से आना पड़ेगा। अब अज्यूम करो, अब फिर से अज्यूम करो फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो ये सिर्फ जो mg sin थीटा है ये इसकी पैरेलल मूव करेगा, mg sin थीटा ही है जो v को बढ़ाएगा। अभी भी अब v को क्या करना करा रहा है, बढ़ा रहा है। अभी भी फ्रिक्शन बोलेगा कि मैं ये वाली इक्वेशन जो है v is equal to omega into r, इसको मैं होल्ड करूंगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r हो गया। अब नीचे आते हैं उसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मतलब v ये जो है ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हो, mg sin थीटा के कारण से। अभी ऊपर जाते वक्त कम हो रहा था, अभी mg sin थीटा के कारण से बढ़ रहा है, समझ रहे हो, ये तो नॉर्मल से इंट्यूशन है। तो ओमेगा को भी बढ़ना चाहिए। अब ओमेगा को इन तीनों फोर्सेस में कोई फोर्स का टॉर्क बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि इन तीनों का टॉर्क 0 है, मतलब फिर से फ्रिक्शन आया। अब देखो, अब अज्यूम करो कि फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो v बढ़ता, ओमेगा 0 था, ओमेगा 0 ही रहता क्योंकि टॉर्क ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सरफेस है ये इसका पॉइंट है, ये इधर स्लाइड करने की कोशिश करता, बट इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि बेटा मैं इस ड्रम को, इस व्हील को एक ओमेगा प्रोवाइड करूंगा जो इस इक्वेशन को हमेशा होल्ड करेगा इसके नीचे आते वक्त, समझ रहे हो। मतलब आप समझो कि फ्रिक्शन इसको बोलेगा कि ऐसे, मतलब अब देखो v is equal to omega into r, तो अब देखो ये पॉइंट, अभी फ्रिक्शन ना होता तो ये पॉइंट, ये पूरी डिस्क ऐसे ही आती बिना रोटेट हुए, मतलब रोटेट ना होती ऐसे आती, जैसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता वैसे आ जाता। बट अभी फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इसको रोटेट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, अब v is equal to omega into r करना है, अब इसका v इधर है, समझ रहे हो, ये पूरा इधर आता, बट अभी ओमेगा को भी उतना ही करना है, मतलब इस पॉइंट की स्लाइडिंग होगी। अब मैं इस चीज को भी अच्छे से डिस्कस करूंगा, तो फ्रिक्शन बोलेगा कि तो इधर घूमो। अब इधर घूमने से क्या होगा कि
एक ये जो v है सेंटर का स्पीड जो पूरे पूरे, अब इसको इस पॉइंट को v तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हो, एक v इधर तो मिल रहा है। अब मैं v ओमेगा इतनी देर से बक कर रहा हूँ, तो वो क्यों कर रहा हूँ वो आप समझो, इसको एक v तो मिल ही रहा है। अब ओमेगा इंटू आर से क्या होगा, ये ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू आर से ये आर हो गया, तो ओमेगा इंटू आर से ये पॉइंट जो है इसको एक ओमेगा इंटू आर और रस्सी इधर मिलेगी, समझ रहे हो, ओमेगा इंटू आर। अब इसका नेट वेक्टर सब निकाल लो, एक v इधर है ओमेगा इंटू आर, और v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर हो गया, तो इसका नेट जो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी नेट उस पॉइंट का 0 हो गया। और वही तो करना है, ये प्लेन के सारे पॉइंट्स रेस्ट पे हैं, तो किसी भी इंस्टेंट टाइम पे वो जो पॉइंट टच करेगा उसकी नेट वेलोसिटी 0 करने के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए। v बढ़ रहा है, इसका मतलब ओमेगा को भी बढ़ना चाहिए। ओमेगा को बढ़ा सिर्फ एक चीज सकती है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है इसको इधर घुमाएगा ऐसा, तभी तो v इनटू ओमेगा इधर आएगा। अगर फ्रिक्शन इधर लगने लग जाएगा, इस साइड लगने लग जाएगा, समझ रहे हो, इस साइड फ्रिक्शन आएगा, तो ये पॉइंट ओमेगा इधर आएगा और v इधर है, मतलब v प्लस ओमेगा मतलब 2v हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा स्लाइडिंग होने लग जाएगी यहाँ पे। वो फ्रिक्शन को नहीं करना, तो फ्रिक्शन हमेशा अपनी डायरेक्शन को वैसे स्विच करेगा कि स्लाइडिंग ना हो, समझ रहे हो। तो बहुत सी चीज हो गई कि ये नीचे आते वक्त भी फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हिच वुड प्रोवाइड इट इनफ, व्हिच विल ट्राई टू प्रोवाइड इट इनफ एंगुलर एक्सेलरेशन जिससे उसकी ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r हो, क्योंकि v तो बढ़ रहा है v sin थीटा से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब फ्रिक्शन लगने लग जाएगा तो सर बोलोगे तो फ्रिक्शन लग रहा है, mg sin थीटा इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो समझ रहे हो, दो फोर्सेस लग गई जो v को कम कर रही हैं, तो यही तो बैलेंस है, समझ रहे हो। तो फ्रिक्शन जैसे बढ़ रहा है तो v का जो इसका जो एक्सीलरेशन है इधर वो कम हो रहा है, बट इसका अल्फा बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट आएगा जब ये इक्वेशन होल्ड करने लग जाएगी हर एक पॉइंट पे, समझ रहे हो। ये चीज थोड़ा सा अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप उनको पहला स्टेप क्या करना है, फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लेना, ठीक है। और अगर चीज रोटेट कर रही है तो v इक्वल टू ओमेगा r का सोचना है, इसको ट्राई करना है, तो कैसे सोचें, तो v इक्वल टू ओमेगा r करने के लिए ओमेगा को अपन को उसी डायरेक्शन में लेना है जिससे v और ओमेगा कैंसिल हो सके, ठीक है। तो वो देखना, जैसे इस डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा इधर आना चाहिए, मतलब ये ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए फ्रिक्शन को ऊपर रखना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो v नेट मतलब जो v नेट होगा इस पॉइंट का किसी भी इंस्टेंट पे 0 होगा, मतलब ये जितने भी इसके सर्कमफरेंस पे पॉइंट है सारे जब यहाँ पहुंचेंगे किसी न किसी टाइप पे, उनकी v नेट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ऊपर जाते वक्त भी, और जब ये नीचे आएगा तो तब भी फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है। सो दैट वाज द सॉल्यूशन। सो इन बोथ द केसेस ऊपर जाते वक्त नीचे जाते वक्त फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने लायक तो लिखा नहीं है मैंने, बट ट्राई टू राइट इन योर ओन टर्म्स, अपनी ही टर्म्स में कुछ 2 लाइन 3 लाइन या इक्वेशंस में जो भी समझ आया वो लिख लो, ठीक है, बिकॉज़ दैट इज बेटर। मैं अभी इस तरह से लिख रहा हूं ताकि आप इसको छापो मत, इसको रट मत लो प्लीज, जो आपको समझ आया वो लिखो, कंक्लूजन आपको समझ आ जाए कंक्लूजन तो लिख लो, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट सही आंसर मार्क कर दो, ठीक है। ओके गॉट इट। अब चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करता हूं उसको, उसमें भी वही ब्रह्मास्त्र यूज करूंगा। ब्रह्मास्त्र क्या है, कौन फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लो, ठीक है, बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है, तो लेट्स डू दिस। तो अभी क्या है कि मान लेते हैं कि एक ये सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास 10 kg, ठीक है। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास 5 kg, ठीक। इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F, ठीक है। अब देखो मैंने एग्जांपल में इसके ऊपर फोर्स लगाया था, अभी यहाँ लगा रहा हूँ, समझ रहे, ओके, ठीक है। इस वाले सरफेस का म्यू मैं मानता हूँ, म्यू जो है इसका 0.4, और ये जो सरफेस है यहाँ वाला सरफेस, इसका म्यू मानता हूँ मैं, इसका 0.4 है और इसका 0.5 है। म्यू जनरली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी सरफेस की। दो सरफेस जब कोऑर्डिनेट मेथड होती है, एक प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट डिफाइंस हाउ मच फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन। तो अगर
मतलब दो सरफेस के बीच का नॉर्मल जो n है, तो उसका जो F मैक्स होता है वो होता है म्यू इनटू n। मतलब जो फ्रिक्शन होगा वो सहूलियत के हिसाब से 0 से म्यू इनटू n तक जाएगा। म्यू इनटू n पे होते ही वो बोलेगा भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है। उसके बाद स्लाइडिंग हो कुछ हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसने अपनी पूरी 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 कोशिश की म्यू इनटू n तक पहुंच गए, 0 से म्यू इनटू n तक गया। उसके बाद भी अगर तुम स्लाइड करवाना चाह रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स स्लाइड करवाना चाह रही है तो स्लाइड होने देगा, बोलेगा भाई अब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं रुक सकता। ठीक है, तो म्यू इज द प्रॉपर्टी जो डिफाइन करती है कि कितनी उसकी लिमिट होगी, मतलब फ्रिक्शन की औकात, मतलब किसी भी दो सरफेस के बीच में एक नॉर्मल फोर्स है तो कितना फ्रिक्शन लग सकता है, उसकी औकात को जो डिफाइन करता है वो है म्यू। समझ ऐसा समझ। ओके, एक थोड़ा सा मतलब मैं क्यों दे दिया कि म्यू क्या होता है, क्योंकि अभी तक म्यू के बारे में बात नहीं की। तो म्यू इज दिस, इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं सर। ठीक है, वेरी सिंपल। अभी अपन को पहला जो चीज है, देखो जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे, मतलब ऐसे पकड़ा इसको, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और आई एम ट्राइंग टू पुल इट। ओके, सो व्हाट हैपेंस नाउ, क्या होगा सोचो। ठीक है, पहले तो दोनों आराम से भाई भाई मिलके रहेंगे साथ में, मूव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, मूव नहीं करेगा। अब क्या हो सकता है, देखो दो केसेस, मतलब दो तीन केसेस होंगे। पहला तो ये हो जाए कि फ्रिक्शन ये एफ बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे आएगा ये दोनों साथ में मूव करने लग जाएंगे। ये काफी रियल मतलब लगता है, मतलब हो सकता है, मतलब फील करो कि आप मतलब ऐसा फोर्स लग रहा है और ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, लाइक फिजिबल लगता है। दूसरा केस आप सोच सकते हो कि ये वाला यही रह जाए और ये वाला ब्लॉक मूव करने लग जाए, ये भी काफी फिजिबल है। एक तीसरा केस है कि ये वाला ब्लॉक यही रह जाए और 5 kg वाला मूव करने लग जाए। ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से, मतलब आप फोर्स लगा रहे हो इस पे और ये वाला मूव करने लग जाए और ये यही रह जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल और ये नहीं पॉसिबल। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि पहला असम्पशन लेते हैं कि पहला असम्पशन आपको क्या लिखना है, फ्रिक्शन का जो रूल है, फ्रिक्शन का रूल है कि भाई जो दो लोग साथ में हैं, 3 लोग 10 लोग 50 लोग जितने भी लोग हैं उनको जोड़ के रखना है। ठीक है, तो पहला अभी अपन को कुछ नहीं पता है, मतलब इन चीज के बारे में कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, तो अपन क्या आएंगे भाई मैथ के सामने, भाई बचा लो, है ना। मैथ बोलेगी, मैथ हमेशा फिजिक्स का ऐसा करती है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आता, फिजिक्स खत्म तो वहां से मैथ चालू होती है। ठीक है, तो फिजिक्स खत्म है, मैथ्स पे आते हैं थोड़ा सा, इतना सा। ठीक है, तो अभी क्या है कि मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है दोनों ब्लॉक्स का, ये साथ में रहता है और जब मूव करना स्टार्ट करते हैं तो साथ में मूव करना स्टार्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैथ अपन को थप्पड़ मार के भगा देगी पीछे, बोलेगी बेटा तेरा असम्पशन गलत है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि दोनों साथ में मूव करना स्टार्ट करते हैं और इनका कुछ ए होता है एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन इन दोनों ब्लॉक्स का ए होता है जो एफ की तरह से लग रहा है। अभी देखो अभी क्या होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सीधे मूव करने जाता, ये यही रह जाता और यहाँ फ्रिक्शन लगता और यहाँ फ्रिक्शन लगता। अभी तो मतलब इसके ऊपर नीचे वाले सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन F1 कुछ इधर लगेगा। ठीक है, अगर 10 kg का अपन एग्जांपल लेते हैं तो 10 kg का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 10 kg के ऊपर फ्रिक्शन F1 इधर लगेगा, आया समझ में। 10 kg के ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, मतलब F1 लगेगा इधर, और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये इधर साइड करना था, ये यहाँ रह जाता, तो इसके ऊपर मतलब हम 10 kg आगे जाता, इसको रोकेगा 5 kg वाला फ्रिक्शन, तो एक F2 इधर लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे F तो लग ही रहा है। ठीक है, और इन दोनों का एक्सीलरेशन अपन ने क्या मान रखा है, a, तो इसका एक्सीलरेशन जो है a है, तो मतलब एक इक्वेशन लिखी आएगी कि F minus F2 minus F1 is equal to 10 into acceleration which is a। अब 5 kg वाले भी आते हैं, देखो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से बता रहा हूँ, अभी कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको लग सकता है क्योंकि मैं थोड़ा डीप जाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट या 1 मिनट लगेगा आपको जब आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी 5 kg पे आते हैं अपन, चलो भाई 5 kg पे आ जाओ। 5 kg पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो F2 है, बट उस डायरेक्शन में लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
तो F2 लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और ये क्या है ग्रेविटेशन इसके ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन क्या है a है। अपन ने अज्यूम किया था कि दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, मतलब सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे और साथ में जाएंगे। तो यहाँ से इक्वेशन लिख के आती है, यहाँ देखो यहाँ बहुत ज्यादा चीजें हैं यार, यहाँ नहीं जाता मैं, यहाँ जाता हूँ। यहाँ से क्या लिख के आता है कि F2 is equal to force is equal to mass into acceleration. Mass is 5 into acceleration is a, so this is 5a. F2 आ गया 5a, बहुत सही, मजा आ गया। अब यहाँ आ जाओ, अब मैंने अज्यूम किया, क्या सोचो, जो F max लिखा था, F max की जो वैल्यू होती है वो होती है mu into n, ठीक है। और नॉर्मल फोर्सेस को मैंने इग्नोर किया है क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगा तो नॉर्मल जो आप ऊपर वाली फोर्सेस हैं उनको मैंने हटा दिया, तो mg को हटा दिया, नॉर्मल को भी हटा दिया, ठीक है। अभी mu into n, अब मैंने बोला कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, आज तो वही रहेगी ना, मतलब ये मूव कर रहे हैं तो मतलब इस वाले सरफेस पे क्या हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है। स्लाइडिंग हो रही है मतलब फ्रिक्शन अपनी औकात के बाहर जा चुका है, मतलब फ्रिक्शन की औकात के बाहर चीज जा चुकी है, वो अभी नहीं कर सकता कुछ। इसका मतलब वो अपनी मैक्स लिमिट तक पहुंच गया है, mu into n पे पहुंच गया है। अब यहाँ पे नॉर्मल देखना पड़ेगा, मतलब इस सरफेस पे नॉर्मल कितना है, 10 kg और 5 kg, ये पूरा यहाँ पे आप अगर इसको ऐसा पकड़ोगे तो आपको 15 किलो का वेट फील होगा ना, 10 किलो का 15 किलो का, तो नॉर्मल जो लग रहा है 15 into 10 which is 150, 10 is acceleration due to gravity, मतलब जो नॉर्मल लग रहा है वो कितना लग रहा है 150। सो F1 जो हो जाएगा, F1 की वैल्यू अपन को पता लग गया, न्यूमेरिकल एग्जैक्ट वैल्यू। सो F1 would be mu is what 0.4 which is 4/10, हमेशा ऐसे लिख लिया करो ताकि कट उठा के ना अच्छा सा आंसर आ जाता है। 0.4 लिखोगे तो दिक्कत आएगी। 4/10 into n क्या अपन ने किया 10 plus 15 into 10 which is actually मतलब 150 newtons, समझ रहे, which comes out to be 60 newtons, समझ रहे। तो F1 कितना आ गया 60 न्यूटन आ गया, और F2 अपन को पता है 5 into a, अभी देखो a आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो F1 आ गया इतना, अब इसकी कुछ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा F minus F1 which is 60 minus F2 which is 5a, सब a की टर्म्स में ला रहा हूं मैं, this is equal to 10 into a, देखो बहुत अच्छी चीज आ रही है, क्या आ रहा है पूछो, क्या है, ठीक है। सो F minus 60 minus 5a is equal to 10, इसका मतलब क्या हो गया, F minus 60 comes out to be 15a। अब ये इक्वेशन जो आई, ये नॉर्मल इक्वेशन है, इसको इंटरप्रेट करो, ट्राई टू इंटरप्रेट दिस इक्वेशन, क्या लिखना चाहता हूं मैं, कुछ तो बहुत भयंकर लिखना चाहता हूं। अभी मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, अभी मैंने क्या बोला था, ये दोनों साथ में a एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक ब्लैक बॉक्स में देखूं और इस पूरे ब्लैक बॉक्स पे एक F फोर्स लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन a है, तो नॉर्मल मैं इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, न्यूटन्स कौन सा लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to ma। तो इस पूरे इन दोनों पे क्या लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है और एक फ्रिक्शन लग रहा है, और इन दोनों की इंटरनल जो फोर्सेस हैं, जो F2 एक के ऊपर इधर लग रहा है, एक के ऊपर इधर लग रहा है, तो नेट कैंसिल आउट कर रहा है, मतलब इंटरनल फोर्सेस डू नॉट कंट्रीब्यूट इन योर एक्सेलरेशन। ऐसा ये बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने, फिजिक्स में हर जगह बोली, जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो तुम्हारे एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती, याद रखना, समझ लो। तो अभी मैं देखूंगा तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर दो ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, एक F1 जो इधर लग रहा है और एक F जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब मैं अगर लिखूं और यहाँ पे a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा, मतलब यहाँ स्लाइडिंग हो रही, मतलब F1 जो है वो मैक्स हो रखा है which is 60 न्यूटन। सो अगर मैं लिखूंगा तो इस पूरे ब्लॉक पे एक फोर्स इधर लग रहा है F, इसको भूल जाओ, समझ रहे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक फोर्स लग रहा है F
इस डायरेक्शन में, और एक F1 लग रहा है इधर, which comes out to be 60 मीटर्स। सो इधर लग रहा है तो माइनस आएगा, तो F माइनस 60, ये नेट फोर्स हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। नेट एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दैट कैन नॉट कॉज द एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू F net is equal to M into A net। So M कितना हो गया इस पूरे सिस्टम का 10 plus 5 which is 15 into A। A क्या हो जाएगा अपना, ये तो E रहेगा ना, ये तो अपन निकालेंगे। ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, समझ आ रही है? मतलब अपन अगर मान के चल रहे हैं कि साथ में जा रहे दोनों, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते थे और इक्वेशन एनालिसिस करके लिखोगे। सो अपन का असम्पशन सही है, मतलब सब कुछ नहीं चल रहा है, मतलब मैथ्स ने बोला कि भाई तुम सही हो, समझ रहे हो, फिर इसके हिसाब से भी लग गई और मैथ्स करके आया तो ये भी क्वेश्चन आ गया, मतलब सही। तो मतलब जैसे फोर्स F बढ़ेगा तो धीरे-धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा, तो नेट एक्सीलरेशन जो स्टार्टिंग में वो लगभग 0 होगा। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो F जो होगा, F minimum required to move these blocks which would be 60 meters, what would it be, 60 meters। 60 न्यूटन से जस्ट थोड़ा आगे जाएगा, 61 62, तब ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो F minimum required to move these two blocks together is 60 न्यूटन। अब देखो, अब यहाँ पे बात फंस गई, बात ये फंस गई कि अब क्या होगा, ये दोनों साथ में जाएंगे, F फोर्स बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 10 kg वाला बोलेगा कि बाय बाय 5 kg, बाय बाय 5 kg क्यों बोलेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो भाई बाहर से एक्सटर्नल पावर मिल रही है इसको, ये और तेजी से मूव करता जाएगा, इसका ये बढ़ता जाएगा, बहुत आगे जाएगा। बट ये बेचारा रोने लग जाएगा। ये रोने क्यों लग जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि इसका कोई नहीं है, इसका सिर्फ एक है और एक फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की एक औकात होती है म्यू इनटू एन। इसको मूव कर रहा है, 5 kg वाले को मूव कर रहा है सिर्फ फ्रिक्शन F2 की एक औकात है म्यू इनटू एन, उसके ऊपर लग ही नहीं सकता, मतलब उसके ऊपर उससे ज्यादा इसके ऊपर फोर्स नहीं लग सकता। तो इसको पता है कि मतलब इसका मतलब लग क्या है, समझ रहे हो, और इसको दिख रहा है, इसको रोना आ रहा है कि मेरा 10 kg जा रहा है मेरे से दूर, ठीक है, और वो मजे में है। ये बेचारा दुखी हो रखा है क्योंकि फ्रिक्शन की औकात म्यू पे होती है। ये सोच रहा था कि भाई ऐसा भयंकर चीज क्यों नहीं होती है, म्यू इनटू कुछ ऐसा हो जो मतलब मुझे आगे ले जाए, ठीक है। तो अलग 10 म्यू इनटू एन क्यों नहीं होती है, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता है। सो अभी 5 kg वाला रोने लग जाएगा, क्योंकि ये एक इसके ऊपर मतलब जिस फोर्स का सहारा 5 kg को है, उस फोर्स की भी एक औकात है, समझ रहे हो, बट इसको एक्सटर्नल पावर मिले जा रही है, बेचारा जा रहा है। सो आपको एक नया क्वेश्चन देता हूँ इस चीज पे, कि आपको बताना है कि F मिनिमम कितना लगेगा, या फिर F की वैल्यू बढ़ रही है, F मिनिमम 60 पे तो ये स्टार्ट करेंगे मूव करना साथ में, 60 के पहले तो ये मूव भी नहीं करेंगे, 60 के बाद मूव करना स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन 0 होगा, जस्ट बढ़ता जाएगा। तो आपको बताना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको बताना है कि वो एक ऐसा पॉइंट बताओ, मतलब F की वैल्यू बताओ जिस वैल्यू पे 5 kg वाला रोने लग जाएगा लिटरली, और 10 kg वाला आगे चलना शुरू कर देगा। 5 kg वाले मूव करेगा, बट 10 kg कुछ ज्यादा तेज मूव करेगा, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। तो वो आपको F की वैल्यू बतानी है। तो उस केस में आपको ये डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, तो बहुत मजा आने वाला है आपको सच में, मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ नहीं है। म्यू इनटू एन याद रखना, जब भी स्लाइडिंग पूरी लगती है तो फ्रिक्शन को हटा के म्यू इनटू एन कर दो, दैट्स इट, ठीक है। सो इसके ऊपर एक मैं गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ इन दोनों के ऊपर। ये दोनों भाई थे बट अब बिछड़ रहे हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट होती है। सो एक मूवी थी ना आमिर खान की, उसमें 2 बंदे रहते हैं, हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं। कहाँ जा रहे? हाथ छोड़, वो तुझे सजा नहीं दे सकते समझ, सारी जिम्मेदारी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, फिर आर्या और तू साथ में आजाद। हाथ नहीं छोड़ना, हाथ छोड़ समझ। बाबा ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। हाथ छोड़ दे यार, और रहना नहीं मुझे यहाँ। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर? उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे है फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आ चले हैं हम।
है अपनी दुनिया। So that is dedicated to friction, which tries its best to avoid the sliding or the tendency of sliding, but उसकी भी एक औकात है, ठीक है? So thanks for watching this video. Like, subscribe, and comment anything that you think कि will help me and will help each other, जो मैं अपने वीडियो में improve कर सकता हूँ. So thanks for watching, and we'll come back with another video on this problem statement, जो इसका second part है, ठीक है? Try to solve that in meanwhile. So yeah, thank you.